पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पॉलिटिकल एडवाइजर कृष्ण बेदी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर। बेदी जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। चंद्र जी, मेरी तरफ से भी आपको और आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि 30 मई को देश के जागरूक मतदाता ने देश की उन्नति और तरक्की के लिए आज से 9 साल पहले जो कमल के फूल का बटन दबाने का काम किया, उस कमल के फूल के बटन में आज देश की तरक्की और उन्नति पूरे दुनिया को नज़र आ रही है। आज विश्व की 5वीं महाशक्ति भारत बना है तो 2014 और 2019 में जो जागरूक मतदाता ने कमल के फूल का बटन दबाया था उसके कारण बना है। आज देश की सेना मजबूत हुई है, ताकतवर हुई है, वो कमल का फूल का बटन लोगों ने दबाया उसके कारण हुई है। पूरे देश के अंदर से 3 तलाक का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको हमने वाश आउट किया तो वो भी कमल का फूल का बटन लोगों ने दबाया तो उसकी ताकत से हुआ। धारा 370 हटाने का काम किया तो वो कमल के फूल का बटन दबाने वाले लोगों की ताकत थी, वो उसकी वजह से वो संभव हो सका। और आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है, 550 साल से जो भारत के अंदर एक सबसे बड़ा क्रिटिकल मुद्दा था, उसका सोल्यूशन यदि हुआ है तो कमल के फूल का बटन दबाने की लोगों की ताकत के कारण हुआ है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को आज 9 साल पूरे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में। देश की तरक्की, देश की उन्नति, देश के रोड्स, देश का इलेक्ट्रिकल सिस्टम, देश की गैस की उपलब्धता, देश प्रत्येक नागरिक को पीने का पानी, सेना को आधुनिक हथियार और उनकी ज़रूरतें की सभी चीज़ें पूरी करना, ये बहुत बहुत बड़े मुद्दे हैं। भारत माला के तहत पूरे देश की सड़कों का सुदृढ़ीकरण यदि हुआ, आज वंदे मातरम ट्रेन के माध्यम से रेलवे का सुदृढ़ीकरण हुआ, ये लोगों की ताकत है जो लोगों ने 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कमल के फूल को बटन दबाने का काम किया। उसी ताकत से आज हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। 9 साल पूरे करने वाले गैर कांग्रेसी शायद पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने लगातार देश के ऊपर शासन किया। बेदी साहब, राहुल गांधी मिशन 2024 को लेकर ट्रकों की यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से अंबाला में गुरुद्वारा साहब में माथा टेकते हैं, उसके बाद चंडीगढ़। इससे पहले वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। राजनीतिक घटनाक्रम में क्योंकि मिशन 2024 सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इस देश को और इस देश के नागरिक को केवल मतदाता समझा, देश को अपनी बापोती और जागीर समझा, जिनके खून के अंदर राजशाही थी, जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, जो पढ़ने के लिए भी विदेश में जाया करते थे, जिनके सिलाई कपड़े भी विदेश से सिल के आते थे, जिन लोगों के मिनरल पीने के पानी भी विदेश से आता था, आज वो यदि ढाबों की रोटी खा रहे हैं, ट्रकों में घूम रहे हैं, वो इस देश के मजबूत जागरूक मतदाता की ताकत का और डेमोक्रेसी की मजबूती का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, कटाक्ष नहीं कर रहा, सब लोगों की अपनी अपनी योजनाएं, अपनी रणनीति है, परंतु देश के मतदाता तक जाने की आदत यदि किसी राजनीतिक दल ने डाली तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने डाली है। आम से आम व्यक्ति के दरवाजा खड़खड़ाने की आज आवश्यकता सभी राजनीतिक दलों क्यों पड़ रही है? नहीं तो वहां बैठ के गरीबी हटाओ का नारा देते थे, कभी यादव मुसलमान का नारा देते थे, कभी अगड़े पिछड़े की बात करते थे, कभी मंडल कमीशन की बात करते थे, कभी किसी और विषय को लेकर बात करते, परंतु धरातल में आज तक कोई नहीं जाता। आज व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक नेता को जनता की नब्ज जानने के लिए ये डेमोक्रेसी का 75वां साल, परिपक्व डेमोक्रेसी, परिपक्व प्रजातंत्र हुआ है और मतदाता के दरवाजे तक प्रत्येक व्यक्ति को अपना एजेंडा लेकर जाना पड़ेगा। दिल्ली के एसी ऑफिसेज में बैठ के, एसी वातानुकूलित कमरों में बैठ के राजनीति करने का अब समय नहीं रहा है और नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को एहसास करा दिया है कि डेमोक्रेसी के अंदर जब तक लोकतंत्र के चुनावी रणनीति देश के अंदर रहेगी तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। राहुल जी ट्रक में गए हैं, अभी पदयात्रा भी की है, कुछ और भी करेंगे, पता नहीं क्या कुछ होगा 2024 तक, परंतु मैं मतदाता को झुक झुक के नमन करता हूँ, उनकी ताकत को नमन करता हूँ कि नेताओं के दिमाग से गर्मी निकालने का काम किया। और आज ट्रक हैं, कल पदयात्राएं हैं सर्दी के अंदर, अभी क्या कुछ करेंगे वो अलग विषय है, परंतु जो मतदाता को केवल एक वोट समझते थे
आज उनको भगवान मानने की लोगों को जरूरत पड़ी है। ये नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हरियाणा में 2024 में लोकसभा के साथ उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी होने लगभग 5-6 महीने का गैप है। चुनाव को लेकर निस्संदेह तीसरी बार मनोहर सरकार, बीजेपी भी इस मामले में एक्टिव खूब है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी रिपीट करे और एक नया इतिहास बनाए। देखिए, पूरे देश के अंदर आज मोदी जी के मुकाबले का नेतृत्व किसी दल के पास नहीं है। जेपी नड्डा जी से बड़ी संगठन की पूरे देश में किसी राजनीतिक दल के पास टीम नहीं है। आज प्रत्येक पन्ने तक, वोटर लिस्ट के एक पन्ने तक भी हमने अपनी टीम समिति बनाने के काम की शुरुआत कर दी है। लोगों की तो अभी प्रदेश की टीम में नहीं बनी। अभी आम आदमी पार्टी के अभी 3-4 दिन पहले कुछ पदाधिकारी अनाउंस किए, उनमें भी जूत बाजार हो रही है, आपको पता ही है। इसी प्रकार से स्थिति लगभग 14 साल से कांग्रेस की है। कोई जिले की टीम नहीं है, प्रदेश की टीम नहीं है, ब्लॉक लेवल की और हल्का लेवल का तो मुझे पता ही नहीं अभी वो कभी सोच पाएंगे या नहीं सोच पाएंगे। परंतु सबसे मजबूत यदि संगठन किसी पार्टी का है वो भारतीय जनता पार्टी का। यदि सरकार में सबसे बेदाग और ताकतवर नेतृत्व किसी पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, चाहे मोदी जी के रूप में हो, चाहे हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी और धनखड़ जी के रूप में हो। आज सबसे मजबूत टीम भारतीय जनता पार्टी की है और मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी तीसरी बारी मोदी जी और मनोहर जी की के नेतृत्व में हम फतेह करने की जा रहे हैं। और 30 मई से लेकर 30 जून तक ये जो पूरा महीना है, हमने महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत हमने कर दी है। और कल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय नेताओं ने कल मीडिया के लोगों से रूबरू हुए हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम लगातार इस महीने में करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कुछ ना कुछ काम हम दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लोकसभा की 10 की 10 सीटें, हमने वैसे नहीं कह रहे, हमने उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण करके दिखाया। 10 की 10 लोकसभा सीटें हमने जीत के दिखाई हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। तो तीसरी बारी भी हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें और पूर्ण बहुमत की हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाने में कामयाब होंगे। उसके लिए हमने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक व्यक्ति के लिए काम का बंटवारा हमारे नेतृत्व ने कर दिया है और उसको आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तक हमारी टीम कंटिन्यू रखेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग कुछ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं, आपके मैं कई इंटरव्यू देखता हूँ, कभी आप हुड्डा जी के इंटरव्यू लेते हो, कभी कांग्रेस के लोगों के। अब हुड्डा जी को कल शैलजा जी ने परसों बोल दिया, क्या बोल दिया कि विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। किस प्रकार से सिर्फ उटोवल है कांग्रेस के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते, आप अनुभव भी नहीं कर सकते। मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि कांग्रेस का नाम लेवा कोई बचेगा नहीं, स्थिति वही है। आज कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं शैलजा जी ने साफ कर दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत ज़्यादा खुशफहमी में, उसकी टीम को बहुत ज़्यादा खुशफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेतृत्व ही फैसला करेगा। और इसी प्रकार से किस प्रकार से इन लोगों की आपस में झगड़े हैं, किस प्रकार से आपस में इन लोगों की लड़ाई है। रणदीप सुरजेवाला जी महासचिव होने के नाते कर्नाटका के प्रभारी थे। भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस कर्नाटक में विजयी हुई, उसके लड्डू बांट रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, परंतु नैतिकता के नाते रणदीप सुरजेवाला को उन्होंने बधाई तक नहीं दी भी आप कर्नाटक की विजय करने के लिए आए हैं। तो इससे बड़ा गैप किसी पार्टी में हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के अंदर कांग्रेस का कुछ बटने वाला नहीं है। केवल दीपेंद्र हुड्डा का एक मार्ग प्रशस्त करने की बात है, वो भी एक बेल्ट के अंदर कुछ लोगों को लेकर वो घूम रहे हैं। परंतु जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का सुदर्शन चक्कर चलेगा, कहीं कोई नजर नहीं आएगा। आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, मनोहर लाल जी, धनखड़ जी की पूरी टीम, हमारे प्रभारी जी विप्लव देव जी, लगातार योजना के तहत एक रोड मैप हमने तैयार कर लिया है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार मोदी सरकार, देश के अंदर मोदी सरकार, प्रदेश के अंदर मनोहर सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कांग्रेस के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी पन्नों और कागजों तक सीमित रहेगी। तो देखिए ना, उनको तो कभी आपको एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। इसी हरियाणा प्रदेश की राजनीति का बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा चुटकुला हुआ करता था। क्या चुटकुला होता था कि बीजेपी को तो टींडसी के बीज पंचा देंगे। बीजेपी चवन्नी की पार्टी है, बीजेपी हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु इसी गलतफहमी में वो रहें कि भारतीय जनता पार्टी पन्नों में है और पन्नों में रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
हमने तो बहुत कुछ सहन किया है। हमने तो चौटाला जी के साथ भी, ताऊ देवीलाल जी के साथ भी, और भजन लाल जी के साथ भी, बंसीलाल जी के साथ बड़े बड़े गठबंधन किए, बड़ी बड़ी लोगों की बातें सुनी, ताने सुने, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को लेकर चली हुई है। जनता की सेवा, लोगों की समस्याओं का समाधान, उनका निराकरण। ये लोग समस्या पैदा करने वाले हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, और हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने वाले हैं। लोकसभा भवन नया बना, उसका जिस दिन उद्घाटन था, उसी दिन जिस प्रकार से खिलाड़ियों का तो प्रदर्शन था कांग्रेस ने भी उसे पूरा कैच करने की कोशिश की। आज कांग्रेस की स्थिति गिद्ध जैसी हो गई है। उसको कोई भी लाश कहीं भी मिलेगी, वो लाश कैसी है उसको नहीं पता, वो शेर की लाश है या गधे की लाश है, उसने उसके ऊपर जाके बैठ जाना है, वहाँ रोटियां, उसने अपना भोजन ढूंढना है, क्योंकि वो शिकार करने की स्थिति में नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं। हरियाणा अपनी पूरे देश में ढूंढते रहते हैं कांग्रेस ही, कहीं कोई ऐसा मुद्दा मिले हम उसको उठाएं, और हर बार मुंह की खाते हैं और हर बार अपमानित होकर ये घर बैठते हैं। ये जो देश विरोधी और मोदी विरोधी और मनोहर विरोधी जो राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है, इससे संगठन कभी बढ़ेगा नहीं। इनकी ताकत बढ़ने वाली नहीं है। मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, संगठन बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, पार्टी मजबूत होती है मुद्दों को लेकर। अपनी पार्टी की, अपनी सरकार, अपनी संगठन की पॉजिटिव बातें लेकर आप ये लोगों के बीच में जाएं। आज इतना बड़ा मेला इकट्ठा कर लेते हैं कांग्रेस का, परंतु कांग्रेस के किसी आदमी को किसी जनसभा में पूछना आपके पास कोई जिम्मेवारी है, उसके पास कोई जिम्मेवारी नहीं होती। बस जी हम तो जी उड्डा जी के मारे आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप किसी भी कार्यक्रम में जाइए, 1000 लोगों के बीच में, 10,000 लोगों के बीच में पूछेंगे तो आपको 70% लोग भारतीय जनता पार्टी के अपने पद और अपने बूथ का, अपने इसका नाम बताते हुए मिलेंगे। तो मजबूत कौन है? आम आदमी पार्टी जींद से शुरुआत कर रही है, वहां पर तिरंगा यात्रा। देखिए मैंने भी कल पढ़ा है, सुशील गुप्ता जी को भी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और अन्य लोग भी कल मिल के आए हैं, और शायद 8 जून का उनका कोई तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है। परंतु तिरंगा हाथ में उठाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। उनकी मानसिकता क्या है देश के बारे में? भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े गैंगों के साथ समर्थन करते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ते हैं। तिरंगा लेकर वो जो चलेंगे, उनको कहीं नैतिकता बची हो तो उनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। तिरंगा तो उन लोगों के लिए है जो देश को मजबूत करने में लगे हैं। तिरंगा उन लोगों के लिए है जो देश की ताकत बचाने में लगे हुए हैं। तिरंगा उनके लिए है जो भारत माता परम वैभव तक पहुंचे, उसकी योजनाओं में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के हाथ में तिरंगा शोभ नहीं है, मैं नहीं समझता। वो तिरंगा यात्रा निकाले, कुछ भी निकालें, परंतु हरियाणा में कुछ बटने वाला नहीं है। यहाँ तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मनोहर, केवल मनोहर, धनखड़ जी और धनखड़ जी, मोदी जी और मोदी जी। हरियाणा प्रदेश के नहीं, लोगों के दिल और दिमाग में बसे हुए हैं, कहीं कुछ बटने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अभी नगर पालिका चुनाव भी लड़े थे, सरपंची का चुनाव भी लड़े थे। ये तो एक टाइम पास कर रहे हैं, करने दो उनको, बहुत कुछ होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। वो कह रही है कि अब चुनाव नजदीक है, इसलिए जनता की याद सता रही है। देखिए, विपक्ष ने कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, वो कुछ भी बोल रहे, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी समस्याएं सुलझाने में लगी हुई है, ये समस्या पैदा करने में लगे हुए हैं। इन्होंने कभी भी केवल बाप बेटा एंड पार्टी, परिवारवाद से, क्षेत्रवाद से दूर ये कभी लोग गए ही नहीं। आज वही तरफ तो है। भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद का खात्मा किया, क्षेत्रवाद का खात्मा किया। मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी योजना, नियत और नीति के कारण आज पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक मेरिटोरियस बच्चा हरियाणा सरकार की नौकरियां लेता है। गेम्स में आगे बढ़े हम, इरिगेशन में आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का हमने काम किया। 24 घंटे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में बिजली देने की हमने काम किया है। किसान की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने 19 फसलें सरकारी रेट पे खरीदने का त्याग कर दिया। खरीद रहे हम, किसान की जेब में नगद पैसा जा रहा है। किसान आज फसल बेच के आता है, अगले दिन उसके मोबाइल में मोबाइल की घंटी बजती है। बुढ़ापा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो और विधवा पेंशन हो, उन लोगों का सम्मान भत्ता जो है वो अपमान भत्ता बन गया था इन लोगों के राज में, हमने सम्मान भत्ता रूप में देने का काम किया। आज जनसंवाद के कार्यक्रमों पर ये अपेक्षा कर रहे, आक्षेप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी राजनीति है। मुख्यमंत्री जी ने तय किया, क्षेत्रवाद के तहत नहीं। हमने हरियाणा प्रदेश की कोई भी बेटी 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा के लिए कॉलेज से दूर नहीं जाना पड़ेगा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने का काम किया। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हम लेके आए हैं। आयुष इंडस्ट्री हमने बनाने का कुरुक्षेत्र में काम किया। किस प्रकार की जन सुविधाएं लोगों को देने में भारतीय जनता पार्टी की और मनोहर लाल जी की सरकार लगी हुई है। उधर इनका ध्यान नहीं जा रहा, इनका ध्यान तो केवल विषय उठाने पे जा रहा है, और कोई भी ऑथेंटिक विषय नहीं होता। कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, हरियाणा कर्जाई हो गया, विधानसभा में जवाब देना आता नहीं है, भाग जाते हैं। मुख्यमंत्री जी को कहते हैं जी भ्रष्टाचार बढ़ गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा बढ़ गया, कहते हैं जी करनाल में अधिकारी पकड़े जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंदर तो वो अधिकारी लगते थे जो मुख्यमंत्री का नाक काबड़ होता था। मैंने इतनी हिम्मत की, इतनी गैरत तो की है कि भ्रष्ट लोगों को मैं पकड़ने की ताकत रखता हूँ। आपने कभी रोहतक में मुख्यमंत्री को अधिकारी को पकड़ा? नहीं पकड़ा, ताकत ही नहीं है, सोच ही नहीं है। भ्रष्टाचार को केवल ये लोग बढ़ावा देने वाले हैं और हम हरियाणा की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त स्वास्थ्य देने के लिए वचनबद्ध हैं और वो शासन हम दे रहे हैं और आगे भी देने का काम करेंगे। आज जनता के विश्वास पर हम खरे उतर रहे हैं। ये लोग तो कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर मुद्दे उछाल के रोज रात को सीएम बन के सोते हैं, परंतु जब सवेरे उठते हैं तो अपने बेडरूम में पाँव है। सीएम वाले बेडरूम में तो मनोहर लाल जी मिलते हैं और आगे आने वाले 5 साल भी वही मिलेंगे। धन्यवाद। तो ये है कृष्ण बेदी, राजनीतिक सलाहकार हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के। इनका कहना है कि 9 साल जो मोदी सरकार के रहे वो असंभव कार्य इसमें हुए जो कभी कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर जैसे मुद्दे जिनको लेकर बीजेपी शुरुआती दौर से चली थी, जब सत्ता हाथ में आई तो अपने वायदों को खरा कर दिखाया, जनता की कसौटी पर अपनी जुबान पूरी करके दिखाया। इसके अलावा हरियाणा के बारे में उनका कहना है कि जहां केंद्र में मोदी जी रिपीट करेंगे 3rd टाइम अगले मिशन 2024 में, वहीं हरियाणा में मनोहर लाल सरकार रिपीट करेगी 3री बार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक टिप्पणियां खुलकर कृष्ण बेदी ने की हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।